गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो हम ये वाली प्रैक्टिस प्रॉब्लम ले लेते हैं जिसके अंदर हमने खालिद मर्चेंट का जिक्र किया था। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, ये 3 कॉलम कैश बुक है, यही बनेगी हमारी। अब इसमें क्या करना है, हमें बताया हुआ है क्या है, इसने मर्चेंट का बताया हुआ है, खालिद मर्चेंट फॉर अप्रैल महीने में उसके कितने ट्रांजेक्शन हुए, क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ वो लिखे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने कीवर्ड्स हैं जो अंडरलाइन कर लेने हैं अपने पास अभी ये क्वेश्चन उतार लोगे तो फिर अभी अंडरलाइन ज़रूर कर लो कि देखिए मिस्टर खालिद इन्वेस्टेड, ठीक है, लिखा हुआ है इन्वेस्टेड कैश। अब जब इन्वेस्ट किया है किसी चीज़ में उसको आप एज कैपिटल ही काउंट करोगे। जब आप उसको एंट्री करोगे ना बुक में, चाहे वो जर्नल लेजर हो या फिर लेजर जर्नल हो या कुछ भी हो, आपने जब उसकी एंट्री करनी है कैश बुक में किसी चीज़ में तो आपने उसे कैपिटल के तौर पे लिखना है। अप्रैल 5 पे मिस्टर खालिद ने इन्वेस्ट किया कैश। अब क्योंकि 3 कॉलम कैश बुक है ना, तो आप उसको कैश के कॉलम में लिखोगे। ठीक है, और इन्वेस्ट उन्होंने खुद किया है, क्या है, रसीद है, ये खुद की ये चीज़ है, तो ये आपके डेबिट वाले साइड पे आ जाएगी जो आपने दिखा था 3 कॉलम कैश बुक। मैं आगे दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास बना हुआ है एक रसीद साइड और एक पेमेंट साइड। अब रसीद साइड पे सिर्फ और सिर्फ आप वो चीज़ें डालोगे जो डेबिट करनी है। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर नहीं याद तो आप पुरानी वीडियोस जाके दोबारा रिवाइज कर लो। डेबिट वाली चीज़ें जितनी भी हमें होनी है, जो यानी रिसीवेबल्स हैं हमारे, वो सारे के सारे हमारे रसीद में जाएंगे। या हमने जो चीज़ सेल की है किसी तरह, या कोई कमीशन है हमारा, कोई भी ऐसी चीज़ जो है ना, वो हमारी रसीद साइड पे जाएगी। लेकिन पेमेंट साइड पे कौन सी जाएगी, जो हमारे परचेजेज हैं या जो पेएबल्स हैं हमारे, कि हमने ये चीज़ पे करी है, भाई सामने वाले को कोई उधार था या कुछ था, और ये वाली साइड हमारी क्रेडिट वाली साइड की तौर पर ऐड करेगी। ठीक है, तो अब पहली वाली चीज़ हमारे पास थी कि भाई इन्होंने इतना कैपिटल इन्वेस्ट किया है। अब सवाल में डायरेक्ट उन्होंने बताया कैश किया है। ठीक है, कैश का वर्ड इस्तेमाल हुआ है तो आप चलो उसको कैश वाले कॉलम में ही सीधे लिखोगे। नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया रिसीव चेक। अब यहाँ पे देखें, चेक जब आता है तो थोड़ी कंफ्यूजन होती है अक्सर कि भाई चेक है, इसको तो पेमेंट में करना है कि रसीद में करना है। अब आप सबसे पहले कीवर्ड समझो क्या क्या है। सवाल में क्या लिखा हुआ है, उन्होंने बोला है रिसीव्ड। सबसे पहले आपने वर्ड पकड़ लेना है रिसीव्ड। अगर रिसीव्ड की बात है तो वो चीज़ रसीद वाले साइड पे ही लिखी जाएगी। ठीक है, रिसीव्ड में कभी भी पेमेंट वाली साइड पे आप नहीं लिखोगे। अब रिसीव किया है चेक 27,500 का फ्रॉम अ कस्टमर अलाउड डिस्काउंट ऑफ 300। अब देखिए इसमें चेक है, लेकिन आप लोग बोलते हो भाई चेक तो बैंक के तौर पे लिखना चाहिए, लेकिन नहीं। जब यहाँ पे आपके पास आया ना कि पेमेंट मिली है आपको ये चीज़ की, तो चेक मिला है, फिर आप तो डिपॉजिट भी करवाओगे उसको। अपने नीचे आप देखोगे अगले पॉइंट जो दिया हुआ है तारीख 14 पे कि डिपॉजिट कस्टमर्स चेक इन बैंक। बैंक में जब उन्होंने चेक डिपॉजिट कर दिया ना, तब आप बैंक लिखोगे, तब आप उसको डालोगे बैंक वाले कॉलम में कि भाई ये बैंक में डिपॉजिट हुआ है। जब अब तक इसमें ये चीज़ नहीं मेंशन की कि बैंक में डिपॉजिट हुआ है या नहीं हुआ है, तब तक आप ऐसे कैसे इसमें कैश या डिपॉजिट या बैंक में लिख सकते हो। उन्होंने बताया ना कि आप रिसीव किया है आपने इतना चेक कस्टमर से। ठीक है, कस्टमर लिखा हो या कोई भी नाम लिखा हो तो आप उसको कैश कॉलम में इस चीज़ को फिल करोगे, क्योंकि बेसिकली आपने अमाउंट रिसीव किया है ना इतना किसी से, तो वो कैश कॉलम में आ जाएगा। आपको पहचान ये है कि रिसीव लिखा है तो आप रसीद वाले कॉलम में लिखो, और फिर चेक किससे मिला है बताया गया है, आगे कोई बैंक का नाम अगर मेंशन है तो आप बैंक डालोगे, वरना अगर कस्टमर या किसी का नाम बताया गया तो आप कैश कॉलम में उसकी एंट्री करोगे। ठीक है, अकाउंट्स रिसीवेबल के अंडर अकाउंट्स रिसीवेबल लिखोगे आप कि भाई ये अकाउंट मिला है, ये पैसे मिले हैं आपको 27,500 के। और उन्होंने डिस्काउंट का भी बताया कि इसमें से डिस्काउंट कितना है, तो वो डिस्काउंट वाले कॉलम में आपने 300 वहीं सामने लिख दिया। अब नेक्स्ट पोर्शन में उन्होंने जब बताया ना कि वही कस्टमर चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया है, तो वही चीज़ कैश डिपॉजिट के तौर पे आप लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे देखो ये फाइन लाइन है, आपको रीड करना पड़ रहा है कि भाई ये क्या है। नेक्स्ट जब हमने लिख दिया कि कैश डिपॉजिट, तो कस्टमर से आपको जो रिसीव हुआ है इतने का चेक, वो अपने का खुल गया था, यानी आपको पैसे मिल गए थे उस चीज़ से, तो आपको क्या हो गए, वो आप फिर अकाउंट में ले लोगे कि भाई अब बैंक में जो हमने वो चीज़ जमा करवाई है तो वो 27,500 का है। अब जो 3 कॉलम कैश बुक की बात हो रही है हमारे पास, तो जब भी आप डिपॉजिट करते हो या ऑफिस यूज़ के लिए कोई कैश या बैंक से चीज़ लेते हो, तो वो आपको हमेशा लिखोगे कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा के लिए आप सी लिख दोगे कि भाई ये कॉन्ट्रा वो चीज़ होती है जो आपने बैंक को दी या ली, या कोई ऑफिस यूज़ के लिए आप आइटम इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने वो सी यहाँ पे लगा देना है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारे पास, ये अप्रैल 26 पे हम आ जाते हैं। अप्रैल 26 है कि विड्रू कैश। कैश विड्रू किया है बैंक से ऑफिस यूज़ के लिए। बैंक से आप बताओगे कि बैंक से लिया गया है, ऑफिस यूज़ आपने ब्रैकेट में ऐसे पर्टिकुलर्स में लिख देना है, और फिर क्योंकि आपने विड्रॉ किया है बैंक यूज़, ऑफिशियल यूज़, ऑफिस यूज़ या किसी पर्सनल यूज़ के लिए, तो आप सी लगा दोगे आगे। अब आपने कैश विड्रॉ किया है ना, तो कैश के कॉलम में आप 9,000 लिख दोगे, बैंक के कॉलम में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर नेक्स्ट आप 27 तारीख को देखो, दोबारा लिखा हुआ है रिसीव्ड।
ठीक है, ये रिसीव वर्ड को आप अंडरलाइन कर दो। रिसीव लिखा हुआ है तो आप रसीद वाले कॉलम में ही लिखोगे इसको। ठीक है, अब रिसीव क्या किया इन्होंने, कमीशन रिसीव किया है। कमीशन कितने का रिसीव किया इन्होंने, 3000 एंड डिपॉजिटेड द सेम इनटू बैंक। अब देखो इन्होंने यहाँ पे साफ बताया है, देखो यहाँ पे कैश का वर्ड कहीं नहीं यूज़ हुआ, सिर्फ और सिर्फ बैंक का। उन्होंने कहा कि इतना उनको रिसीव किया गया 3000 और उन्होंने उसी वक्त जैसे कि उसको हाथ के हाथ बस डिपॉजिट करवा दिया गया है उसी बैंक में। ठीक है, तो इस अजम्पशन पे हम सिर्फ और सिर्फ बैंक कॉलम में इसको एंटर करेंगे, कैश कॉलम में 3000 को हम एंटर नहीं करेंगे। ठीक है, इस वजह से हमने इसको सिर्फ अलग अलग करके लिखा हुआ है। अब देखिए बाकी चीज़ें जो हमारी रह गई हैं वो हमारी पेमेंट वाली साइड पर जाएंगी। अब क्या क्या हमारा रह गया था, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि अप्रैल 14 को जो हमने बताया है कि डिपॉजिट कस्टमर्स चेक इन बैंक। अब ये चीज़ देखो मैंने रसीद में भी लिखी है, बैंक में लिख दी, और ये चीज़ मैंने पेमेंट वाली साइड पे भी लिखी है कि भाई इतने का डिपॉजिट हुआ है। ठीक है, ये चीज़ हमने जो चीज़ जमा करवाई है, पे की है, ये हमने बैंक के पास पे करके जमा करवाई है। तो जहाँ पे अपने रसीद वाले कॉलम में कैश डिपॉजिट करके लिखा है, वो चीज़ जब आप पेमेंट वाला कॉलम बनाओगे तो उसमें बैंक डिपॉजिट लिखोगे। ठीक है, आपने बैंक में डिपॉजिट की है ना वो चीज़, कैश अमाउंट वहाँ पे डिपॉजिट किया, तो रसीद में आपने लिख देना है उसको बैंक कॉलम में। जब आप पेमेंट में लिखोगे उसको, तो पेमेंट में आप बैंक डिपॉजिट लिख के कैश वाले में उसको डाल दोगे। ठीक है ना, 27,500 यहाँ पे कैश में भी आया हुआ है। अब नेक्स्ट हमारे पास है अप्रैल 22 क्या है, इशूड अ चेक फॉर 18,300। अब इशूड अ चेक है, इस वर्ड को भी आप अंडरलाइन करो। इशूड अ चेक यानी हमने दिया है, हमने इशू किया, हमने अपनी चेक बुक से निकाला गया है। क्या करने के लिए, सप्लायर को दिया है इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट पेबल ऑफ 19,000। ठीक है, अकाउंट पेबल था यानी हमारे पास 9,000 का अकाउंट हमें सेटल करना था, उस बंदे को देना था, लेकिन हमने उसको फुल अकाउंट को सेटल किया, यानी जितना कुछ रह गया आगे पीछे कुछ भी हो गया, हमने बस बोला उसको 18,300 का हमने उसको चेक राइट कर दिया और बोला कि अकाउंट पूरा सेटल ऑफ हो गया है। अब इसका क्या मतलब है, 19,000 में से आप 18,300 निकालो तो क्या बन गया, 700। अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपने जब फुल सेटलमेंट का वर्ड सुन लिया ना, तो दोनों नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट करो, जो रह गया आप वो बोलो कि वो डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट में आ जाएगा। इन दोनों के अंदर 700 का डिफरेंस है, तो ये डिस्काउंट वाले कॉलम में आप एंट्री कर दोगे इसकी। अकाउंट्स पेबल में लिखोगे, आपने जो चेक इशू करके पे किया है सामने लिख दिया है, वहाँ पे आप सवाल रीड करोगे तो उसमें अकाउंट्स पेबल लिखा हुआ है, वही आप यहाँ पे लिखोगे। और आपने अकाउंट्स पेबल के आगे डिस्काउंट वाले कॉलम में लिख देना है कि 700 का हमें डिस्काउंट मिला है और हमने चेक इशू किया है। जब हमने चेक इशू किया ना, तो वो बैंक वाले कॉलम में ही एंट्री होगी उसकी। तो हमने ये पे किया है बैंक के ज़रिए, चेक इशू किया, तो हम तो पैसे हाथ में से एक्सचेंज नहीं करेंगे ना सामने वाले को देने के लिए। हमने चेक इशू करा, अब वो सामने वाले को हमने दिया, वो सामने वाला जाएगा बैंक से लेगा वो, तो वो बैंक वाली साइड से ही आप लिख कर जाओगे। यहाँ पे बैंक में हमने लिख दिया 18,300। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास अप्रैल 26 की। अब अप्रैल 26 की एंट्री थी कि विड्रू कैश। ठीक है, ये तो हमने वहाँ पे भी लिखी थी रसीद वाले कॉलम में, लेकिन बैंक से ली गई है। तो यहाँ पे आप देखो विड्रू कैश जब हमने किया था रसीद वाले कॉलम में, तो हमने बोला बैंक से हमने ऑफिस यूज़ के लिए लिखा है। ठीक है, और पीआर में हमने सी लिख दिया, लेकिन पेमेंट में हमने वही चीज़ अब कैश के तौर पे लिख दी। आप देख रहे हो कि कैसे हमने उल्टा कर दिया है। रसीद में जब हमने कैश डिपॉजिट लिखा था तो पेमेंट में हमने बैंक डिपॉजिट कर दिया, लेकिन जब रसीद में हमने बैंक ऑफिस यूज़ लिखा है तो पेमेंट में हम उसको कैश ऑफिस यूज़ के तौर पे भी रजिस्टर करेंगे, लिखेंगे उस तरीके से। और जहाँ हमने रसीद में बैंक लिखा था तो हमने कैश वाले कॉलम में एंट्री की थी, वहाँ हम जब पेमेंट में कैश लिखेंगे तो बैंक वाले कॉलम में हमने एंट्री करी है इसको। ठीक है, ये डबल एंट्री वाला सिस्टम है ना, वो चलता है इसके अंदर। डबल एंट्री में कि भाई दोनों जगह आप क्रेडिट और डेबिट करो और दोनों को बराबर कर दो, तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे कैरी कर रहे होते हैं। अब देखो अप्रैल 28 है, अप्रैल 28 क्या बोलिए, सैलरी एक्सपेंस। सैलरी एक्सपेंस लिखा हुआ है यहाँ पे पेड। आप सवाल रीड करोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि पेड। अब पेड जब भी लिखा हो तो आपको पता है पेमेंट वाली साइड पे ही आपने फिल करना है सब कुछ। पेड सैलरीज, इसको भी आप अंडरलाइन कर लें, फॉर द मंथ 16,000 इन कैश। ठीक है, अब सैलरी पे करी है इन्होंने इन कैश में पे करी है। सैलरी एक्सपेंस तो वैसे ही आप लोग क्रेडिट वाली साइड पे ही लिखा जाता है, तो कैश वाले कॉलम में जाओगे और आप 16,000 लिख दोगे, उन्होंने कैश बताया। अगर उन्होंने चेक बोला होता, अगर उन्होंने बस पेड बोला होता, तो हम कुछ भी अज्यूम कर सकते थे और मोस्टली हम बैंक ही लिखते कि बैंक से ही डायरेक्ट पे कर दिया, अक्सर वायर ट्रांसफर से थ्रू सैलरी जैसे पेड हो जाती। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास अप्रैल 30 है। अप्रैल 30 कैश वो शॉर्ट 100 रुपीज़। अब कैश शॉर्ट था 100 रुपीज़, हमने यहाँ पे 100 रुपीज़। अब कैश शॉर्ट क्या है कि कभी कभार हम अकाउंटिंग करते हैं टोटल, तो 100-200 रुपये का, 10-20 रुपये का थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। आप इमेजिन करो आपकी कोई दुकान ओन करते हो, ठीक है, आपने महीने के एंड में नहीं, बस वीक के एंड में टोटल हिसाब करा कि हमने ये चीज़ें बेची हैं और इतने हमारा हिसाब बन रहा है। फिर आपको एहसास हुआ कि भाई
हमने सामान ज़्यादा बेचा है लेकिन हमारे हिसाब में ना थोड़ा सा 10-20 रुपये या 50 रुपये का थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। अब ये फ़र्क किसी वजह से भी आ सकता है। अक्सर कुछ लोगों की कुछ चीज़ों की प्राइस ऐसी होती है कि 25.50 या 25 है ना 0.2 ऐसे करके आपने लिखा हो ना, कभी आप कोई भी आइटम लो तो उसके पीछे पॉइंट करके पैसाज़ में भी लिखी होती है। तो आप अकाउंटिंग में तो वो टोटल अमाउंट लिखते हो, लेकिन आपने अक्सर लिया नहीं होता सामने वाले से, आप थोड़ा सा डिस्काउंट दे देते हो या चेंज नहीं होता वो टॉफ़ी दे देते हैं, कोई भी ऐसा फिर हिस्सा आ जाता है। तो उसकी वजह से कैश थोड़ा सा शॉर्ट ओवर वगैरह जो हो गया, उस अमाउंट को हम ऐसे लिख दे देंगे भाई थोड़ा बहुत कमी पेशी हो गई है पैसों की, तो उनमें आपने लिख दिया कि भाई 100 रुपीज़ पेमेंट हुई। ठीक है। अब बाकी सारा तो आपने समझा हुआ, बाकी सारा हमने क्या किया था, बाकी सारा हमने बस टोटल कर करके अब लिखना है, टोटल कर करके हमने लिखना है और देखना है कि भाई कितना बैलेंस 30 अप्रैल का लास्ट था। लास्ट बैलेंस जो हमारा रिसीव रह गया था टोटल अमाउंट वो ये दिखा हुआ है। ठीक है। अब हमने ब्रिंग डाउन करना था इस बैलेंस को कि May 1 को क्या है, तो जो इन दोनों नंबर का बीच का डिफरेंस होगा ना, वो आप बता दोगे कि भाई वो बैलेंस हमने ब्रिंग डाउन किया है। जो रसीद और पेमेंट वाले कॉलम का डिफरेंस है वही आपका May 1 का बैलेंस कहलाएगा।